आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है, अलर्ट हो गया, आप सब लोग बैठ जाइए। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि अब से डेली टेस्ट होगा, डेली आपका टेस्ट होगा 1 घंटे के आसपास का, ठीक है ना। ये आपका डेली टेस्ट होगा। संडे को आपके बड़े टेस्ट होंगे, संडे को आपके लॉन्ग टेस्ट होंगे, ठीक है ना। एकदम बोर्ड पैटर्न पे होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा। और कुछ एमसीक्यूज में मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, लेकिन एमसीक्यूज टाइप का ही वो टेस्ट होगा जो आपका न्यू पैटर्न है, ठीक है ना। तो उसमें आपका दूसरा सीरीज था, टेस्ट की दूसरी सीरीज थी। तो मैं इस टेस्ट को डिस्कशन करने जा रहा हूँ। खूब गौर से देखिए, एक एक प्रश्न शुरुआत से पढ़िए। मैं उनका रोल आंसर बताऊंगा कि ट्रू आंसर क्या है, और कॉपीज एक्सचेंज हो चुकी हैं। आप लोग जांच के मार्क्स दे दीजिए और अंत में टोटलिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन पढ़ो। Write all the formula of DC circuit with symbols having usual meaning. हाँ, तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि हर टेस्ट में एक क्वेश्चन डेली कंपलसरी रहेगा, वो पहले से डिक्लेयर्ड रहेगा। हर टेस्ट में एक क्वेश्चन डेली कंपलसरी रहेगा, वो पहले से डिक्लेयर्ड रहेगा। इधर देखिए, वो क्वेश्चन आपका रहेगा राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ अ चैप्टर। जिस चैप्टर को मैं डिक्लेयर करूंगा, जैसे कल डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट के मैंने 2 शॉर्ट टेस्ट ले लिए हैं, एक फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ के, और दूसरे डीसीएस सर्किट एंड मेजरमेंट के आज ले लिए, जो मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ। और कल जो होगा ये दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा कल, और लॉन्ग टेस्ट होगा, ठीक है ना। मैं 3 घंटे की कोशिश करूंगा, लेकिन 2 घंटा तो पक्का है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन तो हर टेस्ट में कंपल्सरी रहेगा, वो पहले से डिक्लेयर रहेगा। राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर विद सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। सारे फॉर्मूलेस को आपको लिखना है सिंबल्स के साथ, कि इसमें इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि डीसी सर्किट और मेजरमेंट में क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, और उन फॉर्मूलेज में सिंबल्स की क्या क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डीसी सर्किट मेजरमेंट लाइन से चलता हूं। सबसे पहले आपको बताया क्या जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल्स ऑफ अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, ठीक है ना। सेल के टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पहला होता है। तो ये क्या होगा आपका V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और दूसरी बात ये है कि जिसमें आई आर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। आई और क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये चीज है। और तीसरी बात ये है कि ईएमएफ ऑफ द सेल की परिभाषा क्या है, कि सेल को जितना काम करना पड़ता है किसी चार्ज को ले जाने में थ्रू आउट द सर्किट, यही ईएमएफ ऑफ द सेल की परिभाषा है। द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू कैरी अ चार्ज थ्रू आउट द सेल। जो वर्क होगा और जो चार्ज होगा उसके रेशियो को हम ईएमएफ डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, W अपॉन चार्ज। अगर Q चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट ले जाने में सेल को W वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बाय डेफिनेशन होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको लिख देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन में सबका सिंबल्स आपको बता देना है, इसकी क्या मीनिंग है, कैसे क्या है, ये सारी बात बता देना है। नेक्स्ट बात आपको बताना है, देखिए सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि हर चैप्टर पहले से डिक्लेयर होगा। जैसे कल के लिए आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल है, दोनों चैप्टर्स डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, ये आप फुल फ्लैशिंग तैयार करके आएंगे। कल मेरा प्रयास होगा 3 घंटे के टेस्ट का, ठीक है ना। और हर टेस्ट में जितने भी टेस्ट आज से एग्जाम के पहले तक होंगे, सब में एक बात फिक्स होगी कि पहला सवाल जो है वो आपका फॉर्मूलाज, राइट ऑल द फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर है। दूसरा आई आर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, ये आप लिखेंगे। ये V की क्या मतलब होता है, E का क्या मतलब होता है, ये सब शॉर्ट में लिखकर बताएंगे। जिसने इस तरह से लिखा है उसको 10 मार्क्स दे दिए। अभी हम पूरा बता दे रहे हैं। हाँ अभी सारे फॉर्मूले पहले बताते हैं। जिसने इस तरह से लिखा है उसको फुल मार्क्स दे दिए। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। हाँ, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में, ये तो बहुत सिंपल बात है, क्लास 9 ये कहां है उसमें अच्छा ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इसके पहले वाले चैप्टर में एक मिनट रुक जाइए। तो इसमें भी नहीं है यार, नहीं है। अच्छा ठीक है, चुप रहिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। रुकिए, छोड़िए, वीडियो में बन रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, इसको छोड़ दिए। जो भी है मान लीजिए इसके पहले वाले में होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स,
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये फॉर्मूला करके आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके देखिए, अगर ऐसे ऐसे कुछ सेल्स कंबाइन हैं तो इसको कहेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस तरीके से करके अगर कुछ सेल्स कंबाइन है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो करंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ सेल्स n है और हर सेल का ईएमएफ E है, मैं इजी समझाने के लिए हर सेल का ईएमएफ E एज्यूम कर रहा हूँ, इससे बात को समझने में आसानी हो। तो NE अपॉन NR प्लस R टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होगा। मान लीजिए हर सेल का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इधर देखिए, बीच में नहीं बोलना है यार, वीडियो भी बन रहा है, ऊपर से वो भी दिखाता है। हम सीखते जाइए, तो इसी से में रिवीजन है आपका। तो देखिए, अगर हर सेल का ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो हर ये स्मॉल r जो है उसको किसमें है, सीरीज में है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। ये सब बात आपको फॉर्मूला में लिखना है। द स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, E is the electromotive force of the cell, capital R is the external resistance of the circuit। तो ऐसे केस में करंट क्या होगा, NE अपॉन NR प्लस R। सिंबल्स की बात आप लिख देंगे, ठीक है ना। जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है ना। और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, और R कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर ये बात आपको लिखनी है। अगर ये फार्मूला लिखा हो और इसके हर एक यूजुअल मीनिंग ना लिखी हो तो अब देखिए, हम कोई प्रश्न पहले ऐसा करिए जो ठीक लगे। आप सारे कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि आपको ऐसे करके हर सिंबल्स का मतलब बता देना है। ये ना लिखी हो, वो ना लिखी हो, तो आप इसको कर दीजिए। इसमें N बताइए, नंबर ऑफ सेल्स ये बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितनी बार ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, अगर पैरेलल में लगा है, सुनिए, अगर पैरेलल में n सेल्स लगे हैं, ऐसे करके देखिए, n सेल्स अगर पैरेलल में लगे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर पैरेलल में n सेल्स लगे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, E अपॉन NR प्लस R। हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताइए क्या हो जाएगा। अगर NV अपॉन R प्लस NR। अगर पैरेलल में लगे हैं तो सिर्फ E होगा, ठीक है ना। NV E अपॉन, और उसके बाद पैरेलल में लगा है तो ये नेट ईएमएफ E हो जाएगा। और उसके बाद स्मॉल r जब उसमें लगा हुआ क्या कहते हैं पैरेलल में, तो ये हो जाएगा N बाई R, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। इधर देखिए, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आएगी। बात समझ में आई, करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग है तो क्या होगा। अगर मिक्स्ड ग्रुपिंग है तो उसका फॉर्मूला आप लिख देंगे। ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा सबके लिए, जिसमें आपको ये बताना होगा कि उस चैप्टर के कितने फॉर्मूलाज हैं और उन फॉर्मूलाज के में सिंबल्स के क्या रिलेवेंट मीनिंग। अभी मैं बंद कर दूंगा इसको तुरंत, एकदम अलर्ट होकर देखिए, ठीक है ना, नहीं तो इतने डिस्टर्बेंस में तो आदमी अकेले ही बना लेगा। ये इसको पहले ध्यान से देखिए, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर ये उसमें लगा हुआ है, क्या कहते हैं, सीरीज में लगा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए एक रो में m सेल लगी है और ऐसी n रोज लगी है। मान लीजिए एक रो में m सेल लगी है और ऐसी n रोज लगी हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों है। सीरीज और पैरेलल दोनों में उसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इस मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या नेट करंट आएगी ये बताना है, ठीक है ना। तो इस मिक्स्ड ग्रुपिंग में जो नेट करंट आएगी इसमें आप क्या करेंगे, इस मिक्स्ड ग्रुपिंग का जरा आप बता दीजिए। अगर m हर रो में m सेल है और सबका ईएमएफ E है तो नेट ईएमएफ क्या होगा इस मिक्स्ड ग्रुपिंग में। अगर हर रो में अगर हर कड़ी में m सेल है और ऐसी n कड़ी है, अगर हर कड़ी में m सेल है और ऐसी n कड़ी है तो इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ कितना होगा, MNE नहीं ME, नेट ईएमएफ होगा ME, ठीक है ना। तो इसका नेट ईएमएफ होगा m into E, क्योंकि m into E इस कड़ी का होगा, m into E इस कड़ी का होगा, m into E इस कड़ी का होगा, सबके सब किसमें है, पैरेलल में है।
तो नेट हो जाएगा एम ई, ठीक है ना। और उसके बाद एम ई अपॉन इसमें करंट कितनी होती है, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर 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 एम में लगे हैं तो एम आर हो गया, और एम आर क्या है, एन कड़ियां हैं, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम आर क्या है, एन कड़ियां है। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन। अगर एम आर की हर कड़ी का इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर है और ऐसी एन कड़ियां हैं, तो हाँ, तो उसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1/r है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/mr प्लस 1/mr सो ऑन टू n टाइम्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n/mr, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट हो जाएगा mr/n। अब ये नेट, तो नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये आपके नेट करंट हो जाएगी। बात समझ में, मिक्स ग्रुपिंग है। ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखने होंगे। अब हम कुछ फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं, केवल मुंह से बोल दे रहे हैं, आप लोग ऐसे देखकर बता देंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक फॉर्मूला आपको ये, उसके बाद क्रम से टॉपिक चलते जाएंगे, फॉर्मूले आते जाएंगे आपके दिमाग में। व्हीट स्टोन ब्रिज का लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा बैलेंस कंडीशन में P/Q बराबर R/S, ठीक है ना। हाँ, और आपको फिगर बना देना होगा। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, ये आप दिखा देंगे। मतलब नेट फॉर्मूला टेस्ट से मतलब मेरा ये है कि आपका सारा सिलेबस का बेसिक्स एक बार आप लिख कर दिखा दें हमको, 1 से 1.5 पन्ने में, ठीक है ना, 2 पन्ने में आप सब नेट शेल में बातें हर चैप्टर की लिख कर दिखा दें। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये कंपलसरी फॉर्मूला टेस्ट, पहला क्वेश्चन यही रहेगा, उसके बाद आपको 10 सवाल रोज दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जिस दिन संडे होगा या छुट्टी होगी उस दिन लंबे टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा पैटर्न रहेगा, ये फॉलो होगा आज से 20 दिन तक, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलेज हो गए, व्हीट स्टोन ब्रिज का हो गया, उसके बाद मीटर ब्रिज का आप लिख देंगे, ठीक है ना। मीटर ब्रिज का छोटा सा फिगर बना के, हल्का सा फिगर बना देंगे और उसमें लिख देंगे नल पॉइंट और वो सब लिखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना वेल लेवल डायग्राम आप बनाइए, लेकिन काम भर का आप इतना बना दीजिए कि वो हमको समझ में आ जाए कि आपको वो बात आती है, आप वो बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करके आप सारे फॉर्मूलेस को कवर करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए आप लाइन से। क्वेश्चन 2 हाँ, जिसने इतना किया हो उसको मार्क्स दे दीजिए। कंसीडर अ मीटर ब्रिज whose length of wire is 2 मीटर। अब रुक जाइए, हम बता रहे हैं। एक मीटर ब्रिज कंसीडर कीजिए जिसके वायर का लेंथ कितना है, 2 मीटर। एक मीटर ब्रिज कंसीडर कीजिए जिसके वायर का लेंथ कितना है, 2 मीटर। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज। एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूं, गौर से देखिए आप लोग। एक मीटर ब्रिज एज्यूम करिए जिसके वायर का लेंथ 2 मीटर है। नॉर्मली 1 मीटर होता है, यस सर, कभी इसका नाम ही मीटर ब्रिज होता है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि मीटर ब्रिज के फंडे पे काम कर रहा है, लेकिन जो वायर जिससे नल पॉइंट बैलेंस करते हैं वो वायर कौन सा है, 2 मीटर का। चलिए हम वैसा ही मान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज। देखिए इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस 10 ओम यहाँ लगा है, इधर लगा है ना। हाँ, चलिए फिर नेक्स्ट। And an unknown resistance is connected across the other gap। इसमें मान लिया अननोन रेजिस्टेंस R लगा है, और यहाँ हाँ जिस पे बैलेंस कर रहे हैं मान लिया 2 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। चलिए कोई बात नहीं। फिर the balance point shift by 50 centimeter, find the value of unknown resistance। नहीं, फिर से एक बार पढ़िए पूरी बात जैसे पूरा। consider a meter bridge हाँ। whose length of wire is 2 meter। एक मिनट भाई, एक मीटर बीच कंसीडर कर रहे हैं, इसके लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर है। फिर उसके बाद a resistance of 10 ohm is connected across one gap of meter bridge and a resistance of 10 ohm is connected across one gap of meter bridge an unknown resistance is connected across the other gap। चलिए अदर गैप पे अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। the balance point shifts by 50 centimeter। बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाता है। find the value of unknown resistance। बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय कोई 50 सेंटीमीटर। हाँ, तो शुरू में ही 50 सेंटीमीटर है ना। नहीं, शिफ्ट बाय पहले लेंथ का जो वायर है, हाँ। वायर ऑफ लेंथ इज 2 मीटर। हाँ, फिर पहले वायर का लेंथ 2 मीटर है। हाँ, फिर
बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 50 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आप नहीं पूरा पढ़ क्वेश्चन रहे। तभी से चार पहला हुआ है क्या? एक पहली कंडीशन होगी, फिर एक दूसरी कंडीशन होगी। हाँ देखिए, हाँ कंसीडर अ मीटर ब्रिज whose length of wire is 2 मीटर हाँ, पहली बात तो ये हो गई, कंसीडर मीटर ब्रिज whose length of wire is 2 मीटर। और a resistance of 10 ohm is हाँ। connected हाँ across one gap of meter bridge हाँ ठीक है, एक गैप पे 10 ओम लगा दिया। is connected across another when the resistance इस कनेक्टेड अक्रॉस, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। सब यही आधा अधूरा लिखे हैं सब। अरे काम पढ़े हैं। बुक से देख लो यार। बुक से यहाँ से देखिए, इसमें हंसने के बाद तुरंत लेकर फट से दिखाइए कैसे आगे बढ़ा जाए। फटाफट काम है। Consider a meter bridge whose length of wire is 2 meter. हाँ चलिए ठीक A है। resistance of 10 ohm is connected across one gap हाँ एक गैप, हाँ of the meter bridge and an unknown resistance is connected across another gap. चलिए आर लगा दिया। When these resistance are interchanged, हाँ Exchange। ये बात बोलना चाहिए ना। the balance अरे point तब shift बोल by रहे हैं। 50 centimeter. जब इसको एक्सचेंज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जाएगा। हाँ। बात समझ में आई? हाँ। तो हमको क्या निकालना है? What is value of unknown resistance R? अननोन रेजिस्टेंस आर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको आर मान लिया। पहले कंडीशन में क्या था? पहले कंडीशन में बैलेंस पॉइंट एक्स मान लिया। पहले कंडीशन में बैलेंस पॉइंट X ठीक है ना। तो पहले कंडीशन में क्या होगा? 10 बाई आर, इसको x सेंटीमीटर मान लीजिए। हाँ, तो ये 200 सेंटीमीटर हो गया। X हाँ 2 मीटर 200 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 बाई आर इज इक्वल टू x upon x 200 minus X. हाँ 200 माइनस x। पहली बात ये हो गई, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई, ठीक। तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, जब इसको इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करेंगे तो r बाई 10 हो जाएगा। हाँ। r बाई 10 होगा, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस को अगर हम ज्यादा माने, इस रेजिस्टेंस को हम ज्यादा माने, वहीं बैठिए। इस रेजिस्टेंस एकदम दिख रहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं दिखेगा तो उसको एडजस्ट करिए थोड़ा सा। ह्यूरिस्टिक इम्पैक्ट मार्क्स से क्रिएट करिए। हम कितनी बार इस बात को कह चुके हैं, मार्क्स से क्रिएट करिए, उससे पूरा सीन डिस्टर्ब होता है। अच्छा नहीं अपना, अब कोई मत करिए ऐसे यार। अब जितना डिले होगा उतना आपका नुकसान है, हमको क्या नुकसान है? हमारा क्या पने बिगड़ेगा? हम चाह रहे हैं कि आपका अच्छा हो जाए, इसके लिए हम जान से लग रहे हैं, तो जान से लगिए। तो अब देखिए, अगर हम इसको बड़ा माने, इसको हम इससे बड़ा माने, तो पहले केस में क्या होगा? शिफ्ट का मतलब इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम अगर बड़ा माने, तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बैलेंस पॉइंट और इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो बैलेंस पॉइंट और इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब इस वाले रेजिस्टेंस को बड़ा मान रहे हैं, तो अब दूसरे केस में क्या हो गया? अटेंशन डाइवर्ट होने के बाद हम भी इंसान है, हमसे भी मान लीजिए नॉइज में उसमें उतना परफेक्ट बात न निकले तो आपका ही नुकसान है उससे। तो अब देखिए 10 बाई आर इज इक्वल टू एक्स बाई 200 माइनस एक्स। 10 बाई आर पहले केस में क्या हो गया? एक्स बाई 200 माइनस एक्स। इस 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो अब जब इसको शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा आर बाई 10, ठीक है ना। तो आर बाई 10 ये अब कितना हो गया? आर बाई 10 बराबर एक्स प्लस 50। अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो, ठीक है ना। एक्स प्लस 50 अपॉन 150 minus X. हाँ 200 माइनस 50 माइनस 50 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। बस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको r की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, सही बात समझ में आई? क्या नंबर? बात समझ में आई? ठीक है। सर गलत पे माइनस 1 करना है, हैं? गलत पे 1 माइनस करना है। नहीं माइनस माइनस कुछ नहीं करना है। माइनस मार्क्स कहाँ बोर्ड में आएगा? नीट में आता है। नहीं नहीं वो छोड़िए, इतना टफ मत करिए। शुरू में बोर्ड पैटर्न चलने दिए, मत करिए ऐसे। शुरू में बोर्ड पैटर्न चलने दिए तो उसको ऐसे करके देखिए, जिसने इस तरीके से प्रोसीड किया उसका आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन बन गया उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। 2 batteries of EMF E1 and E2 हाँ where E2 is greater than E1। मेरे ख्याल से फिगर ये था, आप जरा बताइएगा। हाँ सही है, बनाइए। एक मिनट, ठीक है, आराम से बोलिए, सही है, कोई बात भी आराम से इसी में बोलिए। ये आपका हो गया, एक से ये E1 था, ये था E2, है ना। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? ये ऐसे ऐसे फिगर था ना मेरे ख्याल से।
मेरे ख्याल से ये फिगर था, देखिए ये R1 है, ये R2, ये था, ठीक, ये फिगर था, ये फिगर था। यस सर। तो अब उसमें पूछ क्या रहा था? पूछ ये रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in parallel हाँ। as shown in figure. हाँ। Calculate equivalent EMF. हाँ, तो ये फिगर यही है। हाँ। तो अब देखिए इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसके पहले डिस्कस हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुका हूँ, यही आप पुट करेंगे और आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। बोलिए, ये बात क्लियर? जिसको इतना ये है उसको 4 नंबर दे दीजिए, और जिसका नहीं है उसको आप 0 दे दीजिए, ठीक है ना? माइनस E1 R2 होगा कि E1 R1? E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है ना? वो आधा। तो अब आप देखिए, जिसको ये मार्क्स हो, सुनिए, उसको फुल मार्क्स दे दीजिए, हाँ ठीक है। और जिसका ना हो उसको 0 कर दिए, -5 मत कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। और पूर्ण ईमानदारी से करिएगा, इसके बाद हम भी देख लेंगे। और जब हम एक का दर्द देखेंगे तो देखिए पूर्ण ईमानदारी से करिए, इस टेस्ट का कोई ऐसा मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर, Question number 4. हाँ पढ़िए। In a meter bridge हाँ। wire, हाँ। what is the effect of null deflection of galvanometer? What is the radius of wire when it is doubled? देखिए क्वेश्चन ये होगा, थोड़ा क्लियर लिखा कीजिए। देखिए लिखा करिए। क्वेश्चन ये होगा कि नल डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? रेडियस डबल होगा। हाँ ठीक है Sir, in a meter bridge wire, what is the effect on null deflection of galvanometer when radius of meter bridge wire is doubled? हमको समझ में आ गया होगा। देखिए रेडियस ऑफ मीटर ब्रिज वायर को अगर हम डबल कर देते हैं, रेडियस ऑफ मीटर ब्रिज वायर को हम डबल कर देते हैं, तो नल डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिएगा 25 मिनट्स के बाद एक बार कट कर दीजिएगा, या कितने, या हाँ 22 मिनट। हाँ अभी कितने क्वेश्चन हुए? ये पांचवा है। पांचवा है, तो ठीक है, 6 के बाद कट कर दीजिएगा एक बार, है ना? तो देखिए अगर रेडियस को डबल करेंगे तो नेट डिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेडियस कोई मीटर ब्रिज वायर है, मीटर ब्रिज वायर है, तो मीटर ब्रिज वायर में 1 मीटर का होता है, 1 मीटर का होता है। जब रेडियस डबल करेंगे तो थ्रू आउट डबल हो जाएगा, तो उसके नेट डिफ्लेक्शन का पॉइंट नहीं चेंज होगा, क्योंकि रेडियस, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। और इसमें जब हम रेडियस डबल करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगी, है ना? यानी कि पाई आर स्क्वायर एरिया होती है, यानी कि रेजिस्टेंस 1/4 गुना हो जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द वायर होगा ना, तो रेशियो वही होगा, तो नल डिफ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसका ये सही है उसको 4 नंबर दे दीजिए, और जिसने ये नहीं लिखा, There is no effect on null deflection. देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट, No deflection या no effect. देयर इज नो इफेक्ट। हाँ, नो चेंज या नो डिफ्लेक्शन, इतना दिमाग नहीं इंटर में पढ़ रहे हैं हम लोग। इंग्लिश पढ़ते हैं। इतनी बात तो कर लीजिए फट से, और फटाक से आगे बढ़िए ज़्यादा। इसके बाद 25 सवाल डिस्कस भी करना, कैसे हो पाएगा? नेक्स्ट पढ़िए फट से, हाँ फिगर है। फिगर है बना। क्वेश्चन नंबर 5 तो भाई 5 आंसर होगा, उसको छोड़ दो। कैसे होगा? छोड़ दो। कैसे होगा? पूरा क्वेश्चन सर का अरे यार ये आसान फिगर बना दिया। हाँ तो ठीक है, वो सारे डिस्कस करिए, भले आपके लिए आसान है। जो टेस्ट डिस्कशन पूरा करिए, फिगर बनाइए पूरा। ये थोड़ा क्या आपको आता है, एक बार बेटा जो है पैटर्न हमको 600, 700, 800 तैयार कर लेना, फटाफट बनाइए। और यही सब आएगा ही, ऐसा नहीं कोई खास आएगा, इतना ही तो तैयार हो तो सारी बात बन जाती है, ठीक है ना? और आप लोग को जो आएगा वो बेसिक्स के साथ आएगा, आप लोगों का बेसिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है। फिर जब वो सब सवाल लगाने आएंगे तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस सवाल लगाना, सवाल का थोड़ा दायरा में करना पड़ेगा। उसमें नोट्स भी है। नोट्स का डिस्कशन हो चुका है कि नहीं, उस नोट्स वाले कॉपी कॉपीज में क्या नोट्स होगा? क्वेश्चन से बस क्वेश्चन। नोट्स हम बोल के अगर चाहेंगे डिक्टेट करा देंगे। देखिए बैठिए, इधर जाइए, फट से बैठिए। अच्छा एक और क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को हाँ वहाँ पे करंट बताना है उस वाले यहाँ पे क्या करंट बताना है। देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 एम्पियर आ रही है, ये 3 एम्पियर आ रही है, इस जंक्शन पे आ रही है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार यहाँ 7 एम्पियर हो जाएगी।
और फिर यहाँ पे 1 एम्पियर और आ रही है तो हो गया 8 एम्पियर, एक 2 और आ रही है तो हो गया 10 एम्पियर। तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट जा रही है, बात समझ में आ रही है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अरे बहुत सिंपल है, किरचॉफ जंक्शन लॉ है। तो 10 एम्पियर इधर जा रही है, 5 एम्पियर इधर जा रही है, तो 5 एम्पियर इसमें आएगी। जिसका 5 एम्पियर आंसर आया हो उसको फुल मार्क्स दे दिए, और जिसका ना आया उसको 0 दे दिए, ठीक है ना? अब कट कर दीजिए, एक बार और बन जाए। अब पूरा कोऑपरेट करिए यार, जैसे मान लीजिए कि